जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिफेंस वॉरियर पर। पिछले लेक्चर में हमने 5 की पांचों रिट्स कवर की थी, जिन्हें एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट थी हेबियस कॉर्पस, सेकंड थी मेंडेमस, थर्ड थी प्रोहिबिशन, फोर्थ थी सर्सररी और फिफ्थ थी क्यू वारंटो। इन पांचों रिट्स को हमने पिछले लेक्चर में कवर की थी। आज हम करेंगे आर्टिकल 33 से स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। आर्टिकल 33 कहता है, इन सर्विस ऑफ द नेशन। Article 33 gives the Parliament the authority to limit or abolish the fundamental right of member of armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agency and similar forces। आर्टिकल 33 में बताया जा रहा है कि जो आर्म फोर्सेस पर्सन्स रहते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर्सन रहते हैं, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड सिमिलर फोर्सेस वाले जो रहते हैं, उनकी जो लिमिट और फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट के तहत तय किया गया है कि उनकी ये लिमिट है। उसके बाद आर्टिकल 34 के बारे में हम जानेंगे। आर्टिकल 34 में बताया गया है, इट प्रोवाइड फॉर द रेस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट while martial law is enforced in any area within the territory of India. Martial law is imposed under extraordinary circumstances. The act of indemnity made by the Parliament cannot be challenged in any court on the ground of contravention of any fundamental rights. Article 35. Article 35 lays down that the power to make laws, to give effect to certain specified fundamental rights shall vest only in the Parliament and not in the state legislature. Prescribing residence as a condition for a certain employment or appointment in a state, duties, local or any other authority. Empowering courts other than the Supreme Court and the High Courts issued directions, orders and writs for the enforcement of fundamental rights. Third, restricting or arrogating the application of fundamental right of member of armed forces, police forces, etc. Fourth, indemnifying any government servants or any other person for any act done during the operation of martial law in any area. The Parliament has power to make law prescribing punishment of offences such as untouchability and traffic in human being and forced labor. उसके बाद इस स्लाइड में बताया गया है कि इंडियन सिटीजन ओनली और सिटीजन और एंड फॉरेनर के लिए कौन कौन से आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। तो जो इंडियन सिटीजन है उनके लिए 15, 16, 19, 29, 30 और जो फॉरेनर सिटीजन है उनके लिए 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये सब आर्टिकल उनके लिए हैं सस्पेंड।
फंडामेंटल ड्यूटीज़। यहाँ से होती हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ स्टार्ट। नो ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स वर इनकॉर्पोरेटेड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट इन 1950। जब हमारा संविधान कमेंसमेंट हुआ था तब नो ड्यूटी मतलब एक भी ड्यूटी नहीं थी, इन्हें हमने बाद में जोड़ा गया है। महात्मा गांधी ने इन्हें क्या कहा है? वी मस्ट फोकस ऑन ड्यूटीज एंड राइट्स वुड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन incorporated the duties of state DPSP only and not for citizens। यह फंडामेंटल ड्यूटीज ओनली सिटीजन्स के लिए नहीं बाकी अदर लोग के लिए भी है। फर्स्ट टाइम नीड एंड नेसेसिटी ऑफ ड्यूटीज वाज फेल्ट ड्यूरिंग द इंटरनल इमरजेंसी 1975 to 1977। इसमें बताया गया है कि पहली बार इंटरनल इमरजेंसी के दौरान ज़रूरत पड़ी थी ड्यूटीज़ की, तब 1975 में इमरजेंसी लगी थी तब। स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन 1976। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज सजेस्ट की गई थी। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इंस्पायर्ड फ्रॉम, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनका जो आइडिया है वो हमने कहाँ से लिया है? USSR से। सजेस्टेड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ 8 फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उनकी रिकमेंडेशन पर 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में जोड़ा गया। पार्लियामेंट में प्रोवाइड लेजिस्लेशन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर नॉन ऑब्जर्वेंस और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ड्यूटीज, पेइंग टैक्सेस एंड वोटिंग इन इलेक्शन। स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन 1976। फंडामेंटल ड्यूटीज आर एडेड इन पार्ट 4A of the Constitution by the 42nd Constitution Amendment Act 1976 on the recommendation of स्वर्ण सिंह कमेटी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पार्ट 4 के ए में ऐड किया गया है जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया है। इसी को हम आगे देखते हैं। A new Article 51A was incorporated. Originally, 10 fundamental duties were there. Originally मतलब पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी 8 और अब उन्हें बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। ड्यूटीज़ आर आल्सो नॉट जस्टिसेबल इन नेचर, और यह नॉन जस्टिसेबल होती है। उसके बाद ड्यूटीज़ आर नॉन इन्फोर्सेबल एंड नॉट जस्टिसेबल इन नेचर। पार्लियामेंट कैन इम्प्लीमेंट देम विथ लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट्स। ड्यूटीज़ आर एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। जो ड्यूटीज़ होती हैं वह ओनली सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के ऊपर ही एप्लीकेबल है। करंटली वी हैव 11 ड्यूटीज़। पार्ट 4A आर्टिकल 51A जिसमें कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़। फर्स्ट ड्यूटी आर्टिकल 51A है जिसे हम देखेंगे। टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट
its ideal and institution, the national flag and national anthem, not national song। जो फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें लिखा गया है कि जो हमारा नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम है उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है, बट ये लिखा है नॉट नेशनल सॉन्ग। इसका मतलब ये नहीं कि हम नेशनल सॉन्ग की रिस्पेक्ट नहीं करें, उसकी भी करनी है। सेकेंड ड्यूटी है आर्टिकल 51A(b), टू चेरिश द फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशन स्ट्रगल और फ्रीडम। हमें नोबल आइडियल्स फॉलो करने हैं जो कि स्ट्रगल और फ्रीडम इंस्पायर्ड हुए हैं हमारे नेशन के लिए। उसके बाद थर्ड ड्यूटी है इंडिया इज़ अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, टू अपहोल्ड द प्रोटेक्ट एंड सोवर्जिनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें हमारे देश के प्रति यूनिटी दिखानी है, यह हमारी थर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। उसके बाद फोर्थ ड्यूटी है आर्टिकल 51A(d), टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस देन कॉल्ड अप टू डू सो। मतलब कि हमें कभी भी हमारे राष्ट्र के लिए सर्विस के लिए बुलाया जा सकता है, तो हम मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा राष्ट्र के लिए हम कुछ कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, transcending religious, linguistic and regional sectional diversity, to renounce practices derogatory to the dignity of women। हमें सभी के साथ भाईचारा बनाए रखना है, यही हमारी फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद सिक्स्थ फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A से F तक, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। और हमारे कल्चर को जैसा है उसे उसी प्रकार बनाए रखना है, यह हमारी सिक्स्थ फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद सेवन्थ ड्यूटी आर्टिकल 51A से G तक, टू वैल्यू प्रोटेक्ट and improve the natural environment including forest, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures। हमारी यह फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें हमारे पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना है, वो चाहे फॉरेस्ट हो, लेक हो, रिवर हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, सभी को हमें प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद एट्थ ड्यूटी है जो आर्टिकल A से H तक है, उसमें हम देखें टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी रिफॉर्म। हमें साइंटिफिक टेम्पर यानी कि साइंटिफिक तरीके से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, यह हमारी ड्यूटी है। उसके बाद नाइन्थ ड्यूटी आर्टिकल 51A से I तक, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर्व वायलेंस। हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखना है और एब्जर्व वायलेंस यानी कि वायलेंस नहीं करना है। इसके बाद है टेंथ ड्यूटी जो कि आर्टिकल 51A से J तक है, कि स्ट्राइव टूवर्ड एक्सलेंस इन स्पेयर्स टू इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन constantly rises to higher level to endure and achievement। उसके बाद 11th ड्यूटी, उसमें हमने पढ़ा था कि 10th ड्यूटी थी, पर एक ड्यूटी और जिसे हमें बाद में ऐड किया गया है,
वह आर्टिकल 51A से के बीच में है, जिसे 86th अमेंडमेंट एक्ट 2022 के तहत ऐड किया गया है। वह है ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन to his child as the case may be varied between the age of 6 and 14 year। और यह ड्यूटी सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है, जिसमें बताया गया है कि हर पेरेंट्स और गार्जियन की यह ड्यूटी होती है कि वह अपने बच्चों की 6 मतलब 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन कंपलसरी है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे हम। सर्व एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, प्रमोट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट, प्रिवेंशन इंसल्ट इन नेशनल ऑनर एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इस स्लाइड से क्वेश्चन बन सकते हैं, यह इम्पोर्टेंट हैं, इसे भी याद रखें। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं जिसे हम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज। इसका राइट आंसर है आर्टिकल 51A। इसमें पूछा था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उन्हें हमने कौन से आर्टिकल के तहत जोड़ा है, तो उसका सही उत्तर है आर्टिकल 51A। उसके बाद अंडर विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट कैन इश्यू रिट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो हाई कोर्ट रिट इश्यू करता है वह आर्टिकल 226 था, और जो सुप्रीम कोर्ट की रिट इश्यू करने का आर्टिकल था वह था 32। तो दोनों को याद रखें, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ आगे वाला आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ। आर्टिकल 30 है, वह किस बारे में है वह हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन, राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी। इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, यह आपका होमवर्क है। इसके बाद नेक्स्ट, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय फॉलोइंग आर्टिकल देयर आर। जो राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार कौन सा आर्टिकल से लेकर कौन सा आर्टिकल तक है, तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 के बीच हमें समानता का अधिकार मिलता है। उसके बाद इस क्वेश्चन में पूछा गया है द टू प्रोविजन of the Constitution of India that most clearly expresses the power of judicial review are। और जो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है वह कौन सा आर्टिकल में एक्सप्रेस किया गया है, तो इसे हमने जुडिशियल रिव्यू अभी हमने कवर नहीं किया है, तो इसे हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। ऐसे कौन से दो आर्टिकल हैं जो इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं होते हैं, तो याद रखिए इसका सही आंसर है आर्टिकल 20 एंड 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर फंडामेंटल
duties were included in the Indian Constitution. इसे हमने आगे पढ़ा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज को कौन से ईयर में ऐड किया गया है, तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। Which one of the following rights has been described by Dr. Ambedkar as the heart of soul of the Constitution? Right to equality, right to freedom, right to property, right to constitutional remedies. इसमें पूछा गया है कि जो भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन से पार्ट को बताया है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को उन्होंने हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया है। उसके बाद है फंडामेंटल ड्यूटीज इंश्रिंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट हैव एनी लीगल सैंक्शन, पॉलिटिकल सैंक्शन, सोशल सैंक्शन, मोरल सैंक्शन, तो इसका राइट आंसर है लीगल सैंक्शन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, फ्रीडम ऑफ स्ट्राइक, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। यह क्वेश्चन अभी हमने ये टॉपिक कवर नहीं किया है, तो हो सकता है इसका आंसर आपको ना मिले, पर फिर भी कोशिश करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताएं। उसके बाद पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स लिटरली मीन्स वी कमांड? वी कमांड इनमें से किस रिट्स का मतलब है, तो इसका राइट आंसर है बी, मेंडेमस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स सेड टू बी गारंटर ऑफ पर्सनल फ्रीडम? इसका राइट आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? मेंडेमस, हेबियस कॉर्पस, क्यू वारंटो एंड सर्चरी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इश्यूड अगेंस्ट अ पर्सनल बिलीव्ड टू बी होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस टू विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू? हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो। इसमें पूछा गया है कि जो पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर लेता है लीगली, उसके अगेंस्ट कौन सी रिट इश्यू होती है, तो वो होती है ऑप्शन नंबर डी, क्यू वारंटो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्यू वारंटो। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आज के इस लेक्चर में हमने रिट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जाना है और बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, और जो मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।